हाँ नमस्कार। देखिए बेटाओ, आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में भूगोल के संदर्भ में यानी भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया था और अब भूगोल के जो विद्वान हैं उन्होंने यानी अनेक विचारों के बारे में जानकारी हमको उपलब्ध कराई है। भूगोल के विद्वान मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन भूगोल विषय के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? भूगोल विषय के रूप में कर सकते हैं। ठीक है। हाँ देखिए बेटा, भूगोल के जो विद्वान भूगोल के जो विशेषज्ञ होते हैं वो ये मानते हैं, वो ये बताते हैं कि मानव के विकास के रूप में जो पृथ्वी का वर्णन भूगोल विषय से करते हैं। मानव का जो विकास है, मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का जो वर्णन है वो किसके रूप में करते हैं? भूगोल विषय के रूप में। किसके रूप में करते हैं? भूगोल विषय के रूप में करते हैं। और आपको मैं बता दूं बेटा कि जो मृदा विज्ञान है, भौमिकी है, वनस्पति शास्त्र है, जीवन विज्ञान है, कौन से विज्ञान? जीवन विज्ञान है। उसके बाद में मौसम विज्ञान है, नृ विज्ञान है, समाज विज्ञान है, उसकी जो सहयोगी विषय हैं जैसे इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। तो इन सब के बारे में जो अपन अध्ययन कार्य करते हैं वो भूगोल विषय के अंदर करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? भूगोल विषय के अंतर्गत इनका अध्ययन कार्य किया जाता है। और ये धरातल की वास्तविकताओं के विभिन्न स्वरूपों का क्या करती हैं? अध्ययन करती हैं। ये धरातल की वास्तविकताओं के साथ जो विभिन्न स्वरूप हैं उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आपको पता है भूगोल प्रकृति तथा मानव के समय इकाई के रूप में अंतःक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। जो भूगोल विषय है वो भूगोल प्रकृति और क्या मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतःक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। यानी भूगोल विषय में प्रकृति और मानव का जो समग्र इकाई के रूप में अंतःक्रिया के रूप में अध्ययन कार्य किया जाता है। यानी भूगोल विषय में जो अपन अध्ययन कार्य करते हैं मेरे बेटा, उसमें प्रकृति और मानव के समग्र रूप का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। यानी मानव और प्रकृति के मध्य जो परस्पर जो संबंध है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि प्रकृति मानव के बिना और मानव प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकता। इन दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा एक दूसरे के बिना। इस कारण से ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता है। किसको? प्रकृति को और मानव को। नेचर एंड ह्यूमन, नेचर एंड ह्यूमन, इनको हम क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते हैं। इनको क्या नहीं कर सकते भैया? अलग नहीं कर सकते हैं। ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं यानी एक सिक्के के दो पहलू। कहने का मतलब ये पॉलिटिकल साइंस कहता है ना, एक सिक्के के दो पहलू। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के दो पहिया हैं, गाड़ी के दो पहिया हैं। अगर एक पहिया टूट जाता है तो गाड़ी आगे नहीं चल पाती है। ऐसे ही परिवार में यानी जो परिवार के मुखियाओं के रूप, दंपति के रूप में पति पत्नी है, एक का साथ बराबर से नहीं रहेगा तो भी परिवार बिखर जाता है। इस कारण से कहने का मतलब है प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति का वर्चस्व मानव से ही है और मानव का वर्चस्व प्रकृति से ही है। इस कारण से प्रकृति और मानव के समग्र अध्ययन पर इसमें बल दिया गया है और आपस में परस्पर अन्योन क्रिया के रूप में भी इसमें अध्ययन कार्य किया जाता है। आपको बता दूं, मानव प्रकृति का एक आधारभूत भाग है। प्रकृति का एक आधारभूत भाग है। मानव
प्रकृति का क्या है? एक आधारभूत भाग है। प्रकृति का क्या है भैया? एक आधारभूत भाग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे बेटाओ? मानव को कहा जाता है। मानव को प्रकृति का एक आधारभूत भाग कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है? भूगोल के विद्वानों ने कहा है, विभिन्न विद्वानों ने कहा है। यानी मानव प्रकृति का क्या है? एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। देखो दोबारा से इस लाइन को, मानव प्रकृति का क्या है? एक आधारभूत भाग। क्वेश्चन बनता है इससे, प्रकृति का आधारभूत भाग किसे कहा जाता है? मानव को। प्रकृति का एक आधारभूत भाग किसे कहा जाता है मेरे बेटाओ? मानव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानव को कहा जाता है। और वह प्रकृति पर अपनी छाप भी छोड़ता है। प्रकृति पर मानव के द्वारा छाप कैसे छूट जाती है? यानी उच्च भूमि वाले भागों पर विश्राम स्थल बना दिए मानव ने, और महासागरीय तली वाले भाग पर यानी जलमार्गों का, पत्तनों का निर्माण किया है मानव ने। सड़कों का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। रेल मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, वायु मार्ग हैं, विभिन्न मशीनरियों का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। किसने किया है? मानव ने। तो अपनी अमिट छाप छोड़ी है किसने? मानव ने। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। प्रकृति भी मानव के विभिन्न पक्षों को क्या करती है? प्रभावित करती है। प्रकृति भी मानव के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। आपको ये भी बता दूं कि जो प्रकृति है, ये प्रकृति मानव के जो विभिन्न पक्ष हैं, पक्षों को क्या करती है? प्रभावित करती है। कौन करती है? प्रकृति। मानव के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको भी क्या करता है? प्रकृति प्रभावित करती है। हाँ, मानव के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उनके वस्त्र, इनकी जो छाप है उनके वस्त्र हैं, आवास हैं, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। इस प्रकृति की जो छाप है, प्रकृति का जो प्रभाव है मानव पर, घर है, वस्त्र हैं, उसके जो व्यवसाय हैं, उन पर इस प्रकृति का प्रभाव देखा जाता है। किसका प्रभाव देखा जाता है? प्रकृति का प्रभाव देखा जाता है। आगे बात समझ में कैसे? भाई देखो, घर निर्माण के लिए, घर को बनाने के लिए लकड़ी है, घास फूस है, कंक्रीट है, लोहा है, ये सब किससे प्राप्त हो रहा है? हमको प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त हो रहा है मेरे भैया? प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। कौन कौन सी चीज? लकड़ी, घास फूस, जैसे अपन को लकड़ी के मकान बनाते हैं बहुत से कंक्रीटों का, लोहे से निर्मित पक्का मकान बनाते हैं, उन सब में किसका? प्रकृति का उपयोग हो रहा है। यानी प्रकृति से प्राप्त जो अनेक प्रकार के संसाधन हैं उनका इसमें क्या कर रहे हैं? अपन उपयोग कर रहे हैं। ऐसी कपड़े जो पहनते हैं, वस्त्र जो पहनते हैं आप, क्या वस्त्र स्वतः आपने बना लिए? प्रकृति का क्या योगदान नहीं है? बिल्कुल है बेटा, प्रकृति का योगदान इसमें अवश्य है। प्रकृति का योगदान अवश्य क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ मेरे भैया। कपड़े बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? सूत का, धागों का। किसका? धागों का उपयोग करते हैं, धागों का। अब जो धागे बनते हैं वो किससे बनते हैं? कपास से। कपास की खेती करते हैं। कपास जो पौधा है वो कैसा है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। वो कैसा है? नेचुरल। प्रकृति से प्राप्त हुआ, उसको हमने रोपित किया और उससे जो कपास की गांठें प्राप्त हुई और उसको फिर परिष्कृत किया। परिष्कृत करके उसके जो धागे रेशे बने, धागे, लंबे रेशे वाली कपास, एक छोटे रेशे वाली कपास होती है। तो बढ़िया किस्म की जो कपास है वो कौन सी है? अमेरिकन कपास।
कौन सी कपास भैया? अमेरिकन कपास। अमेरिकन किस्म की जो कपास है वो बेहतर होती है। अमेरिकन किस्म की कपास कैसी है? बहुत ही बढ़िया होती है। और ये अमेरिकन जो किस्म की जो कपास है हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में भी होती है, राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और एक इंडियन कपास होती है जो जिसके धागे वो कैसे बनते हैं? छोटे बनते हैं, इसके धागे बड़े होते हैं। ये बढ़िया क्वालिटी कपास होती है ना। तो कपास से क्या बन रहे हैं? जो हम वस्त्र पहनते हैं वो बनते हैं। तो इस प्रकृति की छाप देखो वस्त्रों पर भी है, घर पर भी है। व्यवसाय, आप जो व्यवसाय करते हैं, लकड़ियों का व्यवसाय कर रहे हैं आप, मत्स्य व्यवसाय कर रहे हैं आप हैं, और पैटर्न पदार्थों का, खनिज पदार्थों का आप क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। तो उस पर भी छाप किसकी है? आपकी प्रकृति की है। किसकी है भैया? प्रकृति की है। आगे वाशिंग में देखिए, मानव ने प्रकृति के साथ जो समझौता है या जो अनुकूलन है, सामंजस्य है, अथवा उसको अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। मानव ने प्रकृति के साथ जो समझौता, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन, प्रकृति के साथ समझौता अनुकूलन के माध्यम से यानी कंडीशनिंग के माध्यम से, और अपरिवर्तन, अपरिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। यानी मानव ने प्रकृति के साथ में अनुकूलन कर लिया है, समझौता कर लिया है। जैसा प्रकृति जिस क्षेत्र में रहे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है। ढाला नहीं ढाला? देखो, मानव ने अपने आप को प्रकृति के साथ में समायोजित कर लिया। कैसे? एस्किमो जनजाति है। कौन जनजाति? एस्किमो। ये जनजाति, एस्किमो जनजाति खानावास करती है अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, बेफिन की खाड़ी, बेफिन, बेफिन की खाड़ी,
हडसन की खाड़ी, कौन कौन सी बेटा? अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी है और कनाडा का उत्तरी क्षेत्र यानी उत्तरी अमेरिका में कनाडा का उत्तरी भाग, ये सब किसके अंदर आते हैं? एस्किमो जनजाति के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अलास्का जो क्षेत्र है ये यूएसए के अंदर अधिकार में है। किसके अधिकार में है? यूएसए के अधिकार में है अलास्का। फिर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। किसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर? डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है भैया? डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। किस पर? ग्रीनलैंड पर। डेनमार्क जो देश है उसका अधिकार है इस पर। किस पर? ग्रीनलैंड पर। ठीक है। उसके बाद में यानी साइबेरिया है, बेफिन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है तो अलास्का है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया के जो क्षेत्र हैं, बेफिन खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा का उत्तरी जो वाला भाग है वो सब किसके अंदर आता है? एस्किमो जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? एस्किमो जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। अब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं बेटा, इन्होंने प्रकृति के साथ में अपने आप को समायोजित कर लिया। कैसे समायोजित कर लिया मेरे बेटा? अनुकूलन कैसे कर लिया? देखो बहुत अच्छी तरीका से आपको समझाया जाएगा ये चीज़। मॉडिफिकेशन कर लिया समय के अनुसार। देखो कैसे, यानी रहने के लिए जो इग्लू नामक जो भवन है, इग्लू नामक जो मकान है वो भी किसके द्वारा बनाया जाता है? बर्फ़ का बनता है। किसका बनता है? बर्फ़ का बनता है। ठीक है। इसमें उसको मढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सील मछली की खाल। सील मछली की खाल का उपयोग किया करते हैं अपन। बर्फ़ का जो मकान होता है उसको नीचे से किससे? सील मछली की जो खाल होती है उससे मढ़ते हैं। जलाने के लिए सील मछली की जो यानी चर्बी है, जलाने के लिए जो सील मछली की चर्बी का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? सील मछली की चर्बी का अपन उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पर 2-3 महीने के लिए क्या है? अत्यधिक धूप निकलती है तो वो बर्फ़ है वो चमकती है। बर्फ़ चमकती है। बर्फ़ क्या है? चमकती है। अब बर्फ़ जो चमकती है वो आँखों पर पड़ती है तो रोशनी को प्रॉब्लम देती है। आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम आती है उससे। तो उससे बचने के लिए बालरस जो मछली होती है, कौन सी मछली? बालरस जो मछली होती है उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? छिद्रदार होती हैं। बालरस जो मछली होती है उसकी जो हड्डियाँ हैं वो कैसी हैं? छिद्रदार हैं। तो उसका उपयोग किसके लिए? चश्मों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? चश्मों के रूप में ये लोग करते हैं। तो प्रकृति के साथ समझौता किया है नहीं किया माने हमने? बिल्कुल किया है। अनुकूलन किया है, साथ में अनुकूलन और परिवर्तन किया है। अपरिवर्तन क्या? अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन। ऐसे ही देखो इनके पास रेनडियर होते हैं। रेनडियर कहते हैं बारहसिंगा। अब इन बारहसिंगाओं को क्या घास तो होती नहीं है, जब धूप निकलती तब थोड़ा बहुत घास उगती है, जो भी काई लाइकेन पुष्पी पादप जैसी जो घास होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो जानवर हैं, जो शाकाहारी जानवर थे उनको मांसाहारी जानवर बना दिया इन्होंने। क्या? जो खुद खाते हैं सील मछली को और वालरस मछली को, अन्य जो जीव जंतु खाते हैं वही जीव जंतु जो खुद खाते हैं उनको ही, उनका मांस ही इन रेनडियर को डाला जाता है। आगे बात समझ में? जो पशु चारा घास खाने वाले पशु थे उनको इन्होंने मांस खिलाना सिखा दिया। तो ये अनुकूलन तो है, प्रकृति के साथ में क्या है? अनुकूलन ही तो है।
वर्तमान जो समाज है वो आदिम समाज की अवस्था को क्या कर चुका है, पार कर चुका है। क्या कर चुका है बेटा, पार कर चुका है। जो वर्तमान समाज है वह कितने मिनट की है क्या अभी, हाँ, वर्तमान समाज आदिम समाज की जो अवस्था को क्या कर चुका है बेटा, पार कर चुका है। जो वर्तमान समाज है वह जो आदिम अवस्था है उसको क्या कर चुका है बेटा, पार कर चुका है। अब है आधुनिक अवस्था में है और आधुनिक अवस्था के हिसाब से ही वो विभिन्न प्रकार के जो कार्यों को कर रहा है और आदिम जो प्रणाली है उसको वो यानी धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है। अब देख लो जो आदिम जनजातियां हैं वो भी जैसे हम परिवेश में रहते हैं, जैसे हमारे मकान हैं, हमारी जो रहन सहन है, भाषा है, रीति रिवाज है, उन सबको वो भी क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं ना। तो वर्तमान समय में जो आदिम समाज है वो भी अपनी जो प्राचीनतम अवस्था है उसको क्या कर चुका है, पार कर चुका है। ऐसे ही मनुष्य ने तकनीकी खोज किसके माध्यम से, तकनीकी खोज के माध्यम से और उसका प्रयोग करके अपनी जो परिवेश है उसका जो वातावरण है उसको क्या कर दिया है, अपरिवर्तन किया है। प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग मानव ने बृहत स्तर पर किया है। प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका उपयोग भी मानव ने क्या किया है, बृहत स्तर पर किया है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।